हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है बच्चों नेशनलिज्म इन इंडिया। राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद हम आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम फटाफट इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बेटा ये चैप्टर हमें क्या बताता है, जैसे बेटा आपने देखा होगा कि हमने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसमें हमने देखा कि यूरोप में किस तरीके से फ्रांस की क्रांति की वजह से नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट पूरे यूरोप में फैलता है और यूरोप के अंदर अलग अलग जगह पे नेशन स्टेट्स बनने लगते हैं। उसी तरीके से हम समझेंगे कि इंडिया में किस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के दिलों में पहुंची और किस तरीके से इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री में कन्वर्ट हुआ। क्योंकि जब हम इस पीरियड की बात कर रहे हैं तो इंडिया इस टाइम पे क्या था बेटा, एक ब्रिटिश कॉलोनी था। क्या था बेटा, एक ब्रिटिश कॉलोनी था। अच्छा अब सर इस कॉलोनी का मतलब क्या होता है, तो ये वो कॉलोनी नहीं है जहां पे आप रहते हैं। इस कॉलोनी का मतलब है बच्चों, जब एक कंट्री के ऊपर किसी दूसरी कंट्री का राजा रूल कर रहा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉलोनी बोलते हैं। तो जब हम नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे तो उस टाइम पे इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है बेटा, बल्कि इंडिया क्या है, एक ब्रिटिश कॉलोनी है। यानी कि इंडिया के ऊपर राज कर रहा है ब्रिटिशर्स का राजा, यानी कि इंग्लैंड का राजा, या हम कह सकते हैं ब्रिटेन का राजा इस पर क्या कर रहा है बेटा, राज कर रहा है। क्योंकि इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी। जैसे अफ्रीका में काफी सारी कॉलोनीज थी, जैसे श्रीलंका एक कॉलोनी थी, उसी तरीके से इंडिया को भी एक कॉलोनी बना रखा था ब्रिटिशर्स ने। और इंडिया को हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री चैप्टर के अंदर बनते हुए देखेंगे और हम देखेंगे किस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग जो है भारतीय लोगों के अंदर आई और किस तरीके से इंडिया जो है बेटा एक इंडिपेंडेंट कंट्री में क्या हुआ बेटा, कन्वर्ट हुआ। वो हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं बेटा, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है बेटा कहां से, शुरुआत होती है बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। कहां से होती है बेटा शुरुआत, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। अब आपको याद है बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस किस की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था आपका 1914 से लेकर 1918 के बीच में। ये बात आपको पता है बेटा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था बेटा आपका, 1914 से लेकर 1918 के बीच में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। और ये भी आपको पता है कि किस किसके बीच में हुआ था बेटा, एक थी बेटा आपकी सेंट्रल पावर्स और एक थी बेटा आपकी कौन सी, अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स वर्सेस अलाइड पावर्स, ठीक है। सेंट्रल पावर्स वर्सेस अलाइड पावर्स के बीच में क्या हुआ था बेटा, आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो लड़ा गया था। 1914 से लेकर 1918 तक क्या हुआ था बेटा, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखा था। अब सवाल ये निकल के आता है क्या सर इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था क्या, तो पहले आपको ये समझना है कि इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। हाँ बिल्कुल किया था। देखते हैं बेटा कैसे समझते हैं। ब्रिटिशर्स ने हमसे ये वादा किया कि अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमसे सपोर्ट करते हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर आप हमारा सपोर्ट करते हो और अगर हम जीतते हैं तो इस जीत के बाद हम आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बढ़ाएंगे, साथ के साथ हम आपको वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रीडम्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स के दौरान हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट के बाद आपने देखा बेटा कि किस तरीके से बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कॉन्सेप्ट आ गया था और किस तरीके से हम भारतीयों का शोषण किया जा रहा था हर एक क्लास के अंदर, चाहे वो इंडस्ट्रियल क्लास हो, चाहे वो वर्किंग क्लास हो, चाहे वो रिच पीजेंट्स हो, चाहे वो पुअर पीजेंट्स हो, चाहे वो आर्टिसंस हो। हर एक एक्सप्लॉइटेशन एक मास लेवल पे हो रहा था। तो हमने सोचा कि अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करते हैं ब्रिटेन को तो हो सकता है इस वर्ल्ड वॉर को जीतने के बाद हमारी स्थिति में थोड़ा सुधार हो। तो इस इच्छा को या इस उम्मीद को ध्यान में रखते हुए कि हमारा भविष्य में क्या होगा बेटा, सुधार होगा, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया बेटा, इंडियंस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम इंडिया से पार्टिसिपेट किया तो उस टाइम पे इंडिया की सिचुएशन क्या चल रही थी वो हमें समझना पड़ेगा। देखिए बेटा एक एक चीज समझिए, बारीकी से समझाता हूं। जब जब वॉर होगा बेटा तो आपको याद है बेटा डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बेटा, डिफेंस के ऊपर जो खर्चा है वो क्या होगा बेटा, हमेशा बढ़ेगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब जब वॉर जैसी सिचुएशन होगी जो कि 4 सालों तक चला है, ठीक है, कितने सालों तक चला है बेटा, 4 सालों तक चला है, तो जाहिर सी बात है इस वॉर में क्या होगा बेटा, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, यानी कि डिफेंस के ऊपर खर्चा क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। अब इस खर्चे को कवर करने के लिए क्या बात कर रहे हैं बेटा, इस खर्चे को सरकार के जरिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए कवर करने के लिए सरकार ने क्या किया बेटा, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई बेटा। क्या बढ़ा दी गई बेटा, कस्टम ड्यूटीज को रेस कर दिया। क्या कर दिया बेटा, कस्टम ड्यूटीज को क्या कर दिया बेटा, बढ़ा दिया। साथ के साथ इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस किया। क्या किया बेटा, इनकम टैक्स को भी क्या किया बेटा, इंट्रोड्यूस किया। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, याद रह जाएगा बेटा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था बेटा जिसमें इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था तो इस दौरान क्या हुआ बेटा, डिफेंस एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा बढ़ गया और इस डिफेंस एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया, साथ के साथ इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया। अब जाहिर सी बात है बेटा हम बात कर रहे हैं 1914 से 1918 की। इस दौरान भारत की पॉपुलेशन लगभग 25 से 30 करोड़ के आसपास रही होगी और इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी बेटा वो क्या थी बेटा, इलिटरेट भी थी बेटा और पुअर भी थी। ये बात आपको याद रखनी बेटा कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कैसी थी बेटा, एक तो आपकी बेटा इलिटरेट पॉपुलेशन थी बेटा, साथ के साथ वो क्या भी थी बेटा, पुअर भी थी, यानी कि इतना पैसा भी नहीं था, कुछ
माइनॉरिटी लोगों के हाथ में क्या था बेटा, पैसा था, बाकी सब लोग क्या थे बेटा, पुअर थे। तो जाहिर सी बात है जब जब कस्टम ड्यूटीज बढ़ी और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ तो भारत की जनता के ऊपर एक तरीके से बहुत ही भारी भार आ गया, ठीक है, क्योंकि उनको अब कस्टम ड्यूटीज भी देनी और इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस हो गया तो उनको टैक्स सब ज्यादा देने पड़ेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ये सिचुएशन चल रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। साथ के साथ क्या हुआ बेटा, और साथ के साथ क्या हुआ बेटा, आर्मी को फीड करने के लिए बहुत ज्यादा फूड वहां पे जाने लगा, क्योंकि वॉर चल रहा है बेटा, तो जाहिर सी बात है आर्मी को फूड चाहिए होगा, तो आर्मी को फूड सप्लाई की गई। आर्मी को क्या दी गई बेटा, फूड सप्लाई दी गई। अब आर्मी को फूड सप्लाई देने की वजह से क्या हुआ बेटा, कंट्री के अंदर क्या हो गई बेटा, फूड शॉर्टेजेस आ गई। क्या आ गई बेटा, फूड शॉर्टेजेस आ गई। इससे भी समस्या निकल के आ गई बेटा, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, यानी कि दोहरी मार पड़ रही है बेटा, किसके ऊपर, जनता के ऊपर। आर्मी को फूड की सप्लाई दी जा रही थी क्योंकि उनको जाहिर सी बात है वो युद्ध लड़ रहे हैं बेटा, तो उनको फूड की सप्लाई रेगुलर बेसिस पे रहेगी, तो कंट्री के अंदर क्या आ गई बेटा, फूड शॉर्टेजेस आ गई। और क्या क्या किया बेटा, और साथ के साथ बेटा आर्मी के अंदर सोल्जर्स को सप्लाई करने के लिए गांव में से, यानी कि किसान या विलेज वाले एरिया में से किसानों की फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करी गई। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, रिक्रूटमेंट मतलब तो होता है भर्ती करना, और यहाँ पे क्या शब्द लिखा हुआ है, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जबरदस्ती बलपूर्वक क्या किया गया बेटा, किसानों को रिक्रूट किया गया बेटा आर्मी के अंदर, ताकि वो क्या कर सके बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जंग लड़ सके। और जाहिर सी बात है फोर्स्ड रिक्रूटमेंट होने की वजह से गांव वाले लोगों के अंदर क्या आ जाता है बेटा, एंगर आ जाता है, यानी कि गुस्सा आ जाता है। इस तरीके की सिचुएशन चल रही है बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडिया के अंदर। क्या क्या, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा, इसको कवर करने के लिए कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। आर्मी को फूड सप्लाई किया जा रहा था, इसकी वजह से क्या हो गई बेटा, कंट्री के अंदर फूड शॉर्टेजेस हो गई, और गांव के अंदर से लोगों को फोर्स रिक्रूटमेंट किया जा रहा है आर्मी के अंदर, जिससे गांव के लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये चीज क्लियर है बेटा आप लोगों को, ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ के साथ क्या होता है बेटा, जब इस तरीके की सिचुएशन चल रही है तो प्रकृति भी आपको नहीं छोड़ती है। अब क्या हुआ बेटा, साथ के साथ क्या हुआ कि एक ऐसा साल आया जिसमें क्रॉप फेलियर हो गई। क्या हो गई बेटा, क्रॉप फेलियर हो गई। और क्रॉप फूड शॉर्टेजेस तो पहले से थी सही, क्रॉप फेलियर होने की वजह से क्या हो गया बेटा, एक तरीके से क्या हो गया बेटा, अकाल पड़ गया, यानी कि भूखमरी फैल गई, यानी कि हम कह सकते हैं कि एपिडेमिक आ गया, ठीक है, पेंडेमिक आ गया, यानी कि एपिडेमिक आ गया, यानी कि अकाल पड़ गया बेटा, खाने का अकाल पड़ गया, भूखमरी फैल गई। और इस भूखमरी की वजह से क्या हुआ, लगभग 12 से 13 मिलियन लोग, कितने बेटा, 12 से लेकर 13 मिलियन लोग इसको इफेक्ट हुआ, यानी कि 12 से 13 मिलियन लोग क्या हो गए बेटा, पेरिश्ड हो गए इस अकाल की वजह से। समझ पा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सिचुएशन जो है वो इंडिया के लिए बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन लेके आया था बेटा, क्योंकि इनकम टैक्स बढ़ा दिए गए थे, फूड की शॉर्टेजेस हो गई थी, फोर्स रिक्रूटमेंट करा जा रहा था, और फूड शॉर्टेज के साथ साथ क्रॉप फेलियर भी हो गया, जिससे एपिडेमिक वाली या पेंडेमिक वाला माहौल फैल गया, और 12 से 13 मिलियन लोग क्या हुए बेटा, इस इंसिडेंट में क्या हुए बेटा, इफेक्टेड हुए। यानी कि इस तरीके की सिचुएशन चल रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत के अंदर। ये सारी की सारी चीजें, इतनी सारी वर्स सिचुएशंस क्यों फेस करी बेटा हम भारतीयों ने सिचुएशन इसलिए फेस करी क्योंकि हमने ये सोचा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमारी सिचुएशंस क्या हो जाएगी बेटा, और बेहतर हो जाएगी। तो इस उम्मीद में कि हमारी सिचुएशन सही होगी बेटा, इस उम्मीद में हमने क्या किया बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या किया बेटा, पार्टिसिपेट किया। अब यहां पे एंट्री होती है बेटा महात्मा गांधी की। किसकी एंट्री होती है बेटा, महात्मा गांधी की। अब हम थोड़ा सा महात्मा गांधी की तरफ रुख करते हैं, महात्मा गांधी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, फिर आगे आपको कहानी में क्या करवाऊंगा बेटा, लिंक करवाऊंगा। महात्मा गांधी की यहाँ पे क्या होती है बेटा, एंट्री होती है। महात्मा गांधी इंडिया के अंदर एंट्री लेते हैं वापिस से जनवरी 1915 में। कहां पे लेते हैं बेटा एंट्री, जनवरी 1915 में एंट्री लेते हैं। वो कहां पे, इंडिया में। और वो इंडिया में एंट्री लेते हैं, और वो कहां से आए थे बेटा, यानी कि एंट्री लेते हैं मतलब वो थे कहां पे, वो थे बेटा साउथ अफ्रीका में। कहां पे थे बेटा, वो साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया था बेटा, साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, यानी कि रंग को लेकर जो भेदभाव चल रहा था, उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने क्या करी थी बेटा, आवाज उठाई थी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, स्किन के कलर को लेकर जो भेदभाव किया जाता है बेटा, उसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। और अफ्रीका के जो नेटिव्स लोग हैं, जो इनहेबिटेंट्स हैं वहां के, वो है ब्लैक कलर के, और अफ्रीका को भी ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बना रखा था, तो वहां पे व्हाइट और ब्लैक का क्या चल रहा था बेटा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। तो महात्मा गांधी इंडिया के अंदर एंट्री लेते हैं जनवरी 1915 में। इससे पहले वो कहां थे, साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका में वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का विरोध कर रहे थे। और विरोध जिस आइडिया से वो कर रहे थे, उस आइडिया को हम बोलते हैं बेटा द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। क्या है बेटा इसका मतलब, इसका मतलब है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्य की ताकत को इस्तेमाल करना। इस आइडिया को इस्तेमाल किया महात्मा गांधी ने अफ्रीका के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। कि ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह को महात्मा गांधी के जरिए इस्तेमाल किया गया बेटा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। क्लियर है क्या बेटा आपको, यहां तक चीजें समझ में आ रही है बेटा आपको, ठीक है। अब सवाल ये निकल के आता है कि सर ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह आखिर है क्या।
तो इसको हम समझते हैं बेटा आइडिया ऑफ सत्याग्रह को। ठीक है, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। यहां पे महात्मा गांधी क्या कहना चाहते हैं कि सत्य की ताकत को समझना है, द पावर ऑफ ट्रूथ, द पावर ऑफ ट्रूथ प्लस नॉन वायलेंस इज इक्वल टू विन एनी बैटल। क्या बात हो रही है समझिए, महात्मा गांधी ने क्या कहा, आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्य की ताकत को इस्तेमाल करना, पावर ऑफ ट्रूथ। किसी भी व्यक्ति को जीतने के लिए, किसी भी बड़ी से बड़ी वॉर को जीतने के लिए आपको हिंसा की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए। एक चाहिए आपको द पावर ऑफ ट्रूथ, सच की शक्ति का इस्तेमाल करना, और साथ के साथ अहिंसा। इन दो चीजों पे आइडिया ऑफ सत्याग्रह में महात्मा गांधी फोकस करते हैं कि अगर आपने सामने वाले इंडिविजुअल को सच दिखा दिया तो जाहिर सी बात है वो अपने आप ही क्या कर देगा बेटा, सरेंडर कर देगा बिना किसी हिंसा का इस्तेमाल किए बिना। इसलिए महात्मा गांधी क्या बोलते हैं कि हम बड़ी से बड़ी बैटल को जीत सकते हैं सत्य का इस्तेमाल करके और अहिंसा का इस्तेमाल करके। जहां सत्य है वहां हिंसा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा महात्मा गांधी कहा करते थे। जहां सत्य है वहां मैं हूं, और जहां सत्य है वहां हिंसा की जरूरत या वायलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी बैटल को जीत सकते हो, बस आपको क्या करना है बेटा, हर एक इंडिविजुअल को सच दिखाना है। जब उसको सच समझ में आ जाएगा तो वो अपने आप ही सरेंडर कर देगा और आपको किसी भी प्रकार की हिंसा की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉन वायलेंस से आप क्या कर सकते हो, किसी भी बड़ी से बड़ी बैटल को जीत सकते हो। तो महात्मा गांधी ने जब इंडिया में एंट्री ली बेटा जनवरी 1915 में, तो उन्होंने आइडिया ऑफ सत्याग्रह को डिफरेंट लोकेशंस पे क्या किया बेटा, इंप्लीमेंट किया। सबसे पहले महात्मा गांधी गए कहां पे, 1917 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले महात्मा गांधी गए 1917 में, कहां पे, चंपारण में। चंपारण कहां है बेटा, चंपारण है बिहार में। चंपारण कहां है बेटा आपका, बिहार में, बिहार। ठीक है, बिहार डायरीज है ना, वैसे ही चंपारण बिहार। क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले चंपारण बिहार में महात्मा गांधी गए और वहां पे आइडिया ऑफ सत्याग्रह को लॉन्च किया। सवाल ये निकल के आता है कि चंपारण बिहार में वो किसके सपोर्ट में गए थे। देखिए, चंपारण बिहार में वो सपोर्ट में गए थे पीजेंट्स के, ऐसे पीजेंट जिनसे इंडिगो का कल्टीवेशन जबरदस्ती करवाया जा रहा था। किसका कल्टीवेशन, इंडिगो का। पीजेंट जो थे बेटा इंडिगो कल्टीवेशन रेगुलर बेसिस पे नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि इससे क्या होता है बेटा, सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती है। लेकिन ब्रिटिशर्स इनसे इंडिगो कल्टीवेशन करवा रहे थे, क्योंकि इंडिगो से क्या बनती है बेटा, एक ब्लू कलर की डाई बनती है जिसका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही अच्छी कीमत है। तो इस वजह से पीजेंट से क्या इंडिगो कल्टीवेशन करवाया जा रहा था। तो सबसे पहले महात्मा गांधी चंपारण बिहार में गए और वहां पर इंडिगो कल्टीवेटर से मुलाकात करी और चंपारण बिहार में इनकी समस्या को सुना और सत्याग्रह को वहां पर क्या किया बेटा, लॉन्च किया। क्लियर। उसी के बाद कुछ समय बाद ही वापस से वो 1917 में कहा जाते हैं बेटा, अब 1917 में वो जाते हैं कहां पे, खेड़ा में। खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है बेटा, कहां पे, गुजरात राज्य के अंदर, गुजरात स्टेट के अंदर खेड़ा क्या है बेटा, एक डिस्ट्रिक्ट है। यहां पे जाते हैं बेटा और यहां पे भी वो किसके लिए सत्याग्रह लॉन्च करते हैं बेटा, पीजेंट्स के लिए सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। लेकिन यहां पे पीजेंट्स की डिमांड अलग है। क्या है, देखिए बेटा, यहां पे पीजेंट्स क्या डिमांड कर रहे थे कि ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस की वजह से उनकी क्रॉप जो हो गई थी वो क्या हो गई थी बेटा, फेल हो गई थी। और क्रॉप फेलियर होने की वजह से उनको जो रेंट या उनको जो रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना था, उस रेवेन्यू उस रेंट के ऊपर वो रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे थे। भाई जाहिर सी बात है, भाई क्रॉप फेल हो गई है, क्या हो गई है बेटा, क्रॉप्स फेलियर है ना। क्रॉप्स अगर फेल हो गई है तो जाहिर सी बात है किसकी डिमांड करेंगे, रेवेन्यू रिलैक्सेशन की डिमांड करेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करे बेटा, रेवेन्यू को क्या करे, रिलैक्स करे, और वाजिब डिमांड है। तो इन पीजेंट्स के सपोर्ट में महात्मा गांधी कहां जाते हैं बेटा, खेड़ा गुजरात में जाते हैं और पीजेंट्स के सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, जहां पे वो डिमांड कर रहे हैं किसकी, रेवेन्यू रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं। और उसके बाद महात्मा गांधी जाते हैं फिर 1918 में। 1918 में महात्मा गांधी कहां पे जाते हैं बच्चों, 1918 में महात्मा गांधी जाते हैं बेटा कहां पे, अहमदाबाद गुजरात में। और अहमदाबाद कहां पे बेटा, अहमदाबाद कहां है बेटा, गुजरात में। अहमदाबाद भी कहां है बेटा, गुजरात में, द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर इसे कहा जाता है, अहमदाबाद गुजरात को। यहां पे ये जाते हैं और यहां पे किनसे मिलते हैं बेटा, ये यहां पे ये मिलते हैं बेटा कॉटन मिल वर्कर्स से। इनकी समस्या थी कॉटन मिल वर्कर्स की कि इनके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा थे, साथ के साथ इनके वेजेस कम थे और साथ के साथ इनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी। तो उसको सुधारने के लिए
अहमदाबाद गुजरात में महात्मा गांधी 1918 में क्या करते हैं बेटा, सत्याग्रह को क्या करते हैं बेटा, लॉन्च करते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, वापस सीक्वेंस समझाता हूं। 1917 में महात्मा गांधी कहां पे गए बेटा, चंपारण बिहार में गए। वहां पे पीजेंट्स की समस्या के लिए सत्याग्रह को लॉन्च करा, क्योंकि वहां पे पीजेंट्स से जबरदस्ती इंडिगो का कल्टीवेशन करवाया जा रहा था, सत्याग्रह। ठीक है बेटा। उसके बाद 1917 में वो कहां पे गए बेटा, खेड़ा गुजरात में गए, और इस खेड़ा गुजरात में पेशेंट्स की समस्या को सुना। वहां पे समस्या ये थी कि क्रॉप्स फेल हो गई थी, तो वो रेवेन्यू रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे थे। इसकी डिमांड उठाई, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह लॉन्च किया खेड़ा गुजरात में। उसके बाद 1918 में महात्मा गांधी गए अहमदाबाद गुजरात में, और अहमदाबाद गुजरात में कॉटन मिल वर्कर्स की समस्या को सुना। इनकी डिमांड क्या थी कि इनके वर्किंग आवर्स थोड़े कम किया जाए, इनको बेटर वेजेस दिया जाए, और साथ के साथ इनके बेटर वर्किंग कंडीशंस भी इनको दी जाए। इस तरीके से महात्मा गांधी ने क्या किया बेटा, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग ईयर में सत्याग्रह मूवमेंट को, आइडिया ऑफ सत्याग्रह को क्या किया बेटा, लॉन्च किया। क्लियर है बेटा, समझो उसको बेटा, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको क्या बताया बेटा, वापस से एक बार पुरानी कहानी को रिकॉल करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस तरीके की दिक्कतें आई थी भारतीयों के साथ, वो आपने देख लिया बेटा। साथ के साथ हमने क्या देखा बेटा कि हमने इसलिए पार्टिसिपेट किया था ताकि हमारी सिचुएशन सुधर जाए। ठीक है। साथ के साथ क्या हुआ बेटा, महात्मा गांधी की हमने एंट्री दे दी। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जीत जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब वादा क्या किया था कि हमारा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा, साथ के साथ हमें वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रीडम्स दी जाएगी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये बात जानती थी कि हमने इनको जो वादा किया है वो पूरा करना पड़ेगा। अगर वो वादा हमने पूरा नहीं किया तो इंडियंस क्या करेंगे बेटा, सड़कों पर उतर के आ जाएंगे। और ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट जानती थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देने के लिए तैयार नहीं थी, ना ही उन्हें वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रीडम्स वो देने के लिए तैयार थी। तो यहां पे ब्रिटिशर्स ने क्या चालाकी करी, कि इंडियंस को अगर हमने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया, वादा जो दिया था उनको अगर वो हमने पूरा नहीं किया तो ये सड़कों पे उतर के आ जाएंगे। तो ये सड़कों पे उतर के आए, उससे पहले ही इनको सप्रेस करने का काम दिया जाए। तो हमसे क्या वादा किया गया था कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और साथ के साथ वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रीडम्स आपको दी जाएगी। लेकिन बदले में हमें क्या मिला, बदले में ब्रिटिशर्स ने हमें दिया द रोलेट एक्ट। एक रोलेट एक्ट हमें दिया गया 1919 में। कब दिया गया बेटा, 1919 में रोलेट एक्ट हमें दिया गया ब्रिटिशर्स के जरिए। सर ये क्या है, देखिए रोलेट एक्ट जो बनाया था वो जिन व्यक्ति का नाम है उनका नाम है सर जेम्स रोलेट। इसीलिए इस कानून का नाम क्या रखा गया बेटा, रोलेट एक्ट। और ये एक्ट पास किया गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जरिए। किसके जरिए पास किया गया बेटा ये कानून, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जरिए ये कानून क्या किया गया बेटा, पास किया गया। क्या बात कर रहा हूं बेटा, मैं वादा किया था पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का और साथ के साथ वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रीडम्स का, लेकिन बदले में हमें क्या दिया बेटा, हमें दिया बदले में रोलेट एक्ट। क्योंकि ब्रिटिशर्स ये बात जानते थे कि हमने इनका वादा पूरा नहीं किया तो ये सड़कों पर उतरेंगे, तो सड़कों पर उतरने से पहले ही इन्हें क्या कर दो, सप्रेस कर दो या दरवाजे में बंद कर दो। तो सही है, रोलेट एक्ट आखिर है क्या, इसमें क्या बात की गई बेटा, कोई भी अगर इंडिविजुअल क्रिटिसाइज करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्या करेगा बेटा, क्रिटिसाइज करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो उसको बिना किसी ट्रायल के, क्या बेटा, बिना किसी ट्रायल के, विदाउट एनी ट्रायल। ट्रायल का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी अगर दोषी होता है तो उसको पहले जज साहब के सामने पेश किया जाता है। लेकिन रोलेट एक्ट के तहत अगर किसी ने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया तो उसे बिना जज साहब के सामने पेश किए बिना, यानी कि विदाउट एनी ट्रायल के, उसे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, ये था रोलेट एक्ट। क्या बात करी बेटा कि कोई भी अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाता है या उन्हें क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है तो बिना किसी ट्रायल के, यानी कि बिना जज साहब के सामने पेश किए हुए, उसे 2 साल के लिए क्या कर दिया जाएगा बेटा, जेल में डाल दिया जाएगा। ये हमें बदले में मिला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने के चक्कर में। देखिए कितने होशियार ये लोग थे। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो बेटा, मेरी बात की गहराई को समझ रहे हो ना आप, ठीक है। तो इस तरीके के लोग थे। और इस कानून को, किसको, द रोलेट एक्ट कानून को महात्मा गांधी, किसने बेटा, महात्मा गांधी ने इस कानून को एक नाम दिया। क्या नाम दिया इस कानून को, महात्मा गांधी ने बोला ब्लैक लॉ। क्या बोला बेटा,
ब्लैक लॉ का मतलब क्या है, इसे काला कानून कहा महात्मा गांधी ने, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा ये काला कानून ही है जो बिना जज साहब के सामने आपको पेश किए हुए आपका दोष साबित भी नहीं होगा और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। भाई अगर आज पुलिस हमें उठा के ले जाती है तो हम क्या करते हैं, जज साहब के सामने पुलिस उसे पेश करती है और जज साहब के सामने जज साहब उसकी दलीलें सुनते हैं कि ये दोषी है या निर्दोष है। लेकिन यहाँ पे तो विदाउट एनी ट्रायल है, कोई जज साहब के सामने पेशी नहीं होगी, सीधे पकड़ के कहां पे डाल दोगे, जेल में डाल दोगे। तो महात्मा गांधी ने इस कानून को ब्लैक लॉ यानी कि काला कानून कह के बुलाया और इस कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने घोषणा करी कि वो हड़ताल शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे बेटा, हड़ताल शुरू करेंगे। कब, 6 अप्रैल को। और हड़ताल की शुरुआत हुई बेटा कब, इस काला कानून यानी कि ब्लैक लॉ के खिलाफ हड़ताल की शुरुआत हुई बेटा कब, 6 अप्रैल 1919 में, यानी कि 6 अप्रैल 1919 को इस ब्लैक लॉ के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में हड़ताल शुरू की गई नॉर्दर्न इंडिया में, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, पढ़ो बेटा इसको, समझो। चलिए, अब हड़ताल की शुरुआत हुई बेटा कब, 6 अप्रैल 1919 को। याद रह जाएगी बेटा बात। चलिए, हड़ताल 6 अप्रैल 1919 हड़ताल शुरू हुई तो जगह जगह पर रैलीज निकाली गई बेटा जनता के जरिए। ठीक है, स्ट्राइक्स करी गई, हड़तालें की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। और इस वजह से क्या हुआ बेटा, कहीं कहीं पे हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट और जनता के बीच में क्या देखने को मिले बेटा, क्लैशेस भी देखने को मिले। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करने लगी बेटा, धीरे धीरे पॉलिटिकल लीडर्स को उठा के जेल में डालने लग गई। पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ा और पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ के कहां पे डालने लगी बेटा, वो जेल में डालने लगी। और महात्मा गांधी की दिल्ली में एंट्री बंद कर दी, क्योंकि महात्मा गांधी के पास कन्विंसिंग पावर बहुत तगड़ी थी, वो लोगों को अच्छा मोटिवेट करते थे। तो इनकी दिल्ली में जो है एंट्री क्या कर दी बेटा, बंद कर दी कि आप दिल्ली में एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि दिल्ली उस टाइम पे केंद्र था बेटा इंडिया का। तो हड़ताल शुरू हुई 6 अप्रैल 1919 को। रैलीज, स्ट्राइक्स और क्लैशेस बढ़ने लगे बेटा। पॉलिटिकल लीडर्स को धीरे धीरे जेल में डालने लगे और महात्मा गांधी की दिल्ली में एंट्री बंद कर दी। भारत के कुछ ऐसे स्टेट्स थे, कुछ ऐसी जगह थी जहां पे माहौल बहुत ज्यादा गर्म हुआ। देखिए बेटा, 10 अप्रैल की बात है। कब की बात है, 10 अप्रैल की बात है। अमृतसर के अंदर, किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, अमृतसर। अमृतसर कहां पे बेटा, पंजाब में। अमृतसर के अंदर कुछ लोग शांति से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे बेटा। तो क्या हुआ बेटा, इस पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दी थी बेटा, ओपन फायर कर दी थी, यानी कि गोलीबारी कर दी थी, जिससे क्या हुआ, काफी सारे लोग मारे गए। तो इसके विरोध में क्या हुआ बेटा, अमृतसर के अंदर पुलिस और जनता के बीच में काफी ज्यादा क्लैशेस और राइट्स बढ़ गए। और एट लास्ट में सॉल्यूशन में पुलिस ने क्या किया बेटा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अमृतसर के अंदर लगा दिया मार्शल लॉ। क्या लगा दिया बेटा, मार्शल लॉ। और पावर सारी दे दी बेटा किसको, जनरल डायर। किसको दे दी बेटा, जनरल डायर। समझ में आया, वापस समझाता हूं। हड़ताल शुरू हुई 6 अप्रैल 1919 को ब्लैक लॉ यानी कि रोलेट एक्ट के खिलाफ। रैलीज अलग जगह पे निकाली गई, स्ट्राइक्स, हड़तालें हुई, क्लैशेस हुए बेटा। पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। महात्मा गांधी की दिल्ली में एंट्री बंद कर दी। और 10 अप्रैल को अमृतसर के अंदर कुछ लोग पीसफुल प्रोटेस्ट निकाल रहे थे, उनके ऊपर गोलीबारी कर दी गई बेटा। इससे क्या हुआ बेटा, मार्शल लॉ लगा दिया गया। अमृतसर में माहौल गड़बड़ होते देख और जनरल डायर के पास पूरी कमान आ गई। अब इस टाइम पे बेटा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं थे जो न्यूज तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाएगी कि भैया अमृतसर में मार्शल लॉ लग गया। अमृतसर में मार्शल लॉ लगा तो आसपास के पंजाब के जो शहर थे, जो डिस्ट्रिक्ट थी, या हरियाणा की जो डिस्ट्रिक्ट थी, वहां पे पता नहीं था कि अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ जैसा कुछ लगा हुआ है, क्योंकि आइडिया नहीं था ना उस टाइम पे। न्यूज जो है बहुत धीरे धीरे सर्कुलेट हुआ करती थी, तो लोगों को आइडिया नहीं था कि अमृतसर के अंदर क्या लगा हुआ है बेटा, अभी मार्शल लॉ लगा हुआ है। अच्छा, मार्शल लॉ क्या होता है बेटा, मार्शल लॉ के अंदर यह होता है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। आप गैदरिंग नहीं कर सकते, आप मीटिंग्स नहीं कर सकते। ठीक है, ओपन एरियाज में आप मीटिंग्स नहीं कर सकते, गैदरिंग्स नहीं कर सकते। 2 या 2 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, जिसे आज के टाइम पे धारा 144 यानी कि धारा 144 कहा जाता है। मार्शल लॉ लगा दिया। अब मार्शल लॉ लग गया था 10 अप्रैल को बेटा, याद रह जाएगा। अब डेट आ गई बेटा हमारी सबसे
एक इस डेट की जिसे हम बहुत ही बुरी तरीके से आज भी याद करते हैं, 13 अप्रैल 1919 को। किसकी बात करते हैं बेटा? डेट आ गई है कौन सी हमारी? 13 अप्रैल 1919 हमारी क्या आ गई है बेटा? डेट आ गई है। ठीक है, 13 अप्रैल क्या आ गई है बेटा? हमारी डेट आ गई है। क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, अब 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ बेटा? काफी सारे लोग पंजाब से और हरियाणा से भी जलियांवाला बाग नाम से एक जगह है अमृतसर के अंदर। कहां पे बेटा? जलियांवाला बाग, अमृतसर के नाम, अमृतसर के अंदर एक जगह है। यहां पे काफी सारे लोग क्या हुए बेटा? इकट्ठे हुए। दो कारण थे, एक तो आगे पॉलिसीज को डिस्कस करने के लिए कि गवर्नमेंट को किस तरीके सप्रेस किया जाए, साथ के साथ बैसाखी का फेयर बनाने के लिए काफी सारी सरदार कम्युनिटी जो है यहाँ पे इकट्ठे हुई। देखिए बैसाखी जो फेयर होता है बेटा, वो सिखों का शायद नया साल माना जाता है, जहां पे फसल कटने का उत्सव मनाया जाता है। अब काफी सारी मात्रा में लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और मार्शल अमृतसर में लगा हुआ था और दूर दूर से लोग आए थे। पंजाब के काफी सारे प्रांतों से जगह लोग आए, हरियाणा से भी काफी सारे लोग आए। उनको आइडिया नहीं था कि अमृतसर के अंदर क्या लगा हुआ है, मार्शल लगा हुआ है। तो सारे के सारे लोग जलियांवाला बाग नाम की जगह पे इकट्ठे हुए अमृतसर के अंदर पॉलिसीज को डिस्कस करने के लिए और बैसाखी का फेयर मनाने के लिए। ये खबर पता लगी बेटा किसको? जनरल डायर को, कि इस तरीके से एक मीटिंग हो रही है और मार्शल लॉ लगा हुआ था बेटा। तो जनरल डायर जाता है जलियांवाला बाग में, सारे एंट्री को क्या या सारी एग्जिट्स को क्या करता है बेटा? ब्लॉक करता है और आर्मी को आदेश दे देता है बेटा ओपन फायर करने की। ओपन फायर करती है बेटा आर्मी उनके ऊपर, जिसमें थाउजेंड्स देखिए हंड्रेड्स ऑफ लोग, काफी सारे लोग उसमें क्या होते हैं बेटा? मारे जाते हैं, जिसमें महिलाएं भी थी, बीवी भी थे, बच्चे भी थे, है ना? महिलाएं बच्चे सभी तरीके के लोग थे। कुछ लोगों ने तो अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदे, लेकिन कुएं में लोग कूदते गए तो एक के ऊपर एक कूदने से भी डूब के लोग मर गए। और इस जलियांवाला बाग इंसिडेंट को आज भी हम मातम की तरह याद करते हैं, जिसमें काफी 100 लोग मारे गए थे। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद जनरल डायर को क्रिटिसाइज भी किया गया था बेटा, लेकिन था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का आदमी। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको काफी क्रिटिसाइज किया था, लेकिन था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का आदमी। जनरल डायर के इस इंसिडेंट के बाद बेटा, जनरल डायर के इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ था बेटा? इस इंसिडेंट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए कमेटी तो सेटअप की गई जनरल डायर के ऊपर फैसला लेने के लिए, लेकिन उसे क्लीन चिट मिल गई। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद पूरे नॉर्दर्न इंडिया में क्या हो गए थे बेटा? क्लैशेस बढ़ गए थे। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में क्लैशेस और राइट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि इस इंसिडेंट ने सबको तोड़ के रख दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट और जनता के बीच में काफी ज्यादा क्लैशेस और राइट्स बढ़ गए थे बेटा। पुलिस भी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पुलिस थी बेटा, वो भी शांति से नहीं बैठ रही थी, वो भी ब्रूटल रेप्रेशन को फॉलो कर रही थी। लोगों को पकड़ पकड़ के सड़कों पे घसीटा जा रहा था, लोगों की नाकों को जमीनों पे रगड़ा जा रहा था, लोगों से बोला जा रहा था कि आपको सबको साहब को देख के सैल्यूट मारना है। इधर हर जगह पे क्लैशेस बढ़ने लग गए थे, माहौल बहुत ज्यादा खराब होने लग गया था। ठीक है, राइट्स जैसे माहौल होने लग गए थे। और आपको पता है बेटा, महात्मा गांधी क्या है? अहिंसावादी थे, हिंसा के समर्थन नहीं थे। तो इस बढ़ती हुई वॉयलेंस को देखते हुए महात्मा गांधी ने जो हड़ताल की घोषणा करी थी 6 अप्रैल को, इस हड़ताल को क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी के जरिए बंद कर दिया गया। क्यों बेटा? क्योंकि पूरे ऑल ओवर नॉर्दर्न इंडिया में क्या हो गई थी बेटा? वॉयलेंस बढ़ने लग गया था। तो इस इंसिडेंट की वजह से महात्मा गांधी ने क्या कर दिया था बेटा? इस इंसिडेंट की वजह से महात्मा गांधी ने उस हड़ताल को क्या कर दिया था बेटा? बंद करने का फैसला लिया था। आई होप आपको ये सारी की सारी चीज समझ में आई होगी। क्लियर है बेटा? यहां तक समझ में आया बेटा? ठीक है। अब यहां पे एक चीज बात निकल के आती है कि यहां पे अब एक महात्मा गांधी एक बात समझ चुके थे कि अगर हमें ब्रिटिशर्स से फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालना है, तो हमें एक ब्रॉड मूवमेंट लॉन्च करना पड़ेगा। ये छोटी मोटी हड़ताल से कुछ नहीं होगा, एक ब्रॉड, एक मास लेवल पे मूवमेंट हमें लॉन्च करना होगा। और महात्मा गांधी ये भी बात जानते थे कि एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करने के लिए हमें कंट्री की हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज को एक लाना पड़ेगा। अब इस टाइम पे जातिवाद प्रथा भी कुछ ज्यादा ही थी बेटा। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी क्या बोल रहे थे कि एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी को एक लाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों कम्युनिटीज को एक लाके ही हम क्या कर सकते हैं बेटा? एक ब्रॉड मूवमेंट पे, मास मूवमेंट पे मूवमेंट लॉन्च कर सकते हैं। और उसके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा कब? उसके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में अपने। आज अपन इस क्लास को यहीं पर ही दी एंड करते हैं। उसके बाद फिर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट किस तरीके से आगे बढ़ा, खिलाफत मूवमेंट क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, किस किसने इसमें पार्टिसिपेट किया, किस किसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया उनकी क्या इच्छा थी, उनकी क्या नीड्स थी, वो सारी की सारी हम इस चैप्टर के अंदर आगे समझने की कोशिश करेंगे। 2 से 3 लेक्चर और इस चैप्टर के लगेंगे बेटा, उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा।
आपको क्या करना है बेटा, साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना है ताकि आपको दिक्कत ना आए। शॉर्ट नोट्स में आपके बनवा रहा हूं, पढ़ते हुए चलना है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटा। जल्दी ही मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसी की फिर हम आगे बढ़ाएंगे अपने कारवा को, ठीक है। महात्मा गांधी किस तरीके से हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करते हैं, कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से टसल शुरू होता है, महात्मा गांधी किस तरीके से दोनों कम्युनिटीज को एक लेके आते हैं और एक बड़ा मूवमेंट चलता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत कमेटी के साथ। ये हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बस आपको नोट्स बनाने हैं बेटा। चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।